नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में यूपी के हथियार तस्कर की भूमिका सामने आई है। बुलंदशहर के खुर्जा से खरीदी गई थी AK-47 हथियार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले में एनआईए जल्द कर सकती है औपचारिक जांच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां हत्याकांड के सबूतों को जुटा रही एनआईए। शनिवार को एनआईए द्वारा की गई थी छापेमारी, तो वहीं नदीम नाम के शख्स को अपने साथ लेकर गई एनआईए। गैंगस्टर लॉरेंस ने पूछताछ में कुर्बान इमरान गैंग का लिया नाम। कुर्बान अंसारी के बेटे नदीम को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया। और अब बात जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की, जहां संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। हत्या की आशंका जताई गई है। शरीर पर चोट के निशान मिले। घर के अंदर मिला महिला का शव। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। अकलतरा के वार्ड नंबर 2 की घटना सामने आई है। वहीं मंडला के बिछिया थाना क्षेत्र के छपरतला गांव के पास मोटरसाइकिल सवार 4 लोग महुआ के पेड़ से टकरा गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ग्वालियर सेंट्रल जेल में खुदकुशी। पॉक्सो एक्ट के कैदी ने की खुदकुशी, जहां जेल के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी की गई। HIV पीड़ित था कैदी। गुना से ट्रांसफर होकर ग्वालियर जेल आया था कैदी। बहोड़ापुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जेल में कैदी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। तो जेल में कैदी के सुसाइड का मामला सामने आया है। ग्वालियर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पॉक्सो एक्ट के कैदी ने खुदकुशी की है। HIV पीड़ित था कैदी, जिसे गुना से ट्रांसफर कर ग्वालियर जेल लाया गया था। बहोड़ापुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए बात करेंगे शहर के संग्राम की। नरसिंहपुर के करेली में निकाय चुनाव ने एक ही परिवार के उम्मीदवारों को आमने सामने कर दिया। देवरानी जेठानी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। रिपोर्ट देखिए। अमूमन ऐसा देखा गया है कि राजनीति में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, खासकर चुनावी मैदान में। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव का माहौल है और नरसिंहपुर के करेली शहर के महेंद्र वार्ड में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ एक ही परिवार के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। भाजपा ने यहाँ शैलजा संगीता शर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सुचिता शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों देवरानी जेठानी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले इन दोनों के पति भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। घर को से आना जाना भी बंद है, हमारे यहाँ कोई नहीं आता उनके यहाँ। खैर हमारे बच्चे वगैरह हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पे मत जाना, उनसे मत बोलना। जब भी बुलाएं, जब जितने टाइम बुलाएं, उनको ज़रूरत पड़े बिल्कुल आप जाइए, सहयोग करिए, जितना भी बने जैसा भी बने। तुम्हारे लिए वो अपने हैं, हमारे से जो उनका है लेना देना वो हम लोगों तक सीमित है। आता और करते भी हैं और करते आए हैं। हम ही बड़े बनकर आए थे घर में, परिवार में। माँ बाप को लेकर चले, माँ बाप के साथ ही रहे, माँ बाप से अलग नहीं हुए और हमने ही अपना किचन भी चलाया, इन्होंने भी चलाई। ये नहीं थे कि हमें किचन में कोई रोक टोक हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं रहा कभी हम लोगों के बीच में। और आज भी 30 त्योहार जो होते हैं हमारे घर ही मनाए जाते हैं। 1744 वोटर के इस वार्ड का भाग्य आगामी 6 जुलाई को EVM में कैद होने जा रहा है। प्रचार जोरों पर है। दोनों ही प्रत्याशी अपने परिवार के साथ मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। दोनों के जीत के अपने अपने दावे तो हैं ही, साथ ही प्रतिद्वंदी होने की सियासत का मलाल भी है। खासकर दोनों भाइयों के बीच धर्म संकट की स्थिति बनी है। प्रचार में जुटे भाजपा और कांग्रेस के समर्थक इस मुकाबले में रिश्तों को चुनाव से पहले करके देख रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं सत्ता तो घर में ही जाएगी ना। आके अगर जेठानी जीतेगी तो है तो परिवार की ही ना। तो परिवार देवरानी भी कहीं ना कहीं इसके मन में इसको भी वो स्वीकार करेंगी कि है मेरे परिवार में ही है, तो
उनको कोशिश करेंगे कि भाई आपके परिवार का व्यक्ति जीता है, आप उसको गले लगाइए और भाई आपने 15 साल उसको विकास बढ़ाया है, अब आपने विकास की जो चाबी है जेठानी को दी है, तो वो उसे आगे बढ़ाएंगी, परंपरा आगे बढ़ेगी ना, तो ये तो उनके लिए भी गर्व की बात होगी। दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, मेरा कहना ये, देखो दूसरे घरों से हम आते हैं, अलग अलग परिवार से, तो दोनों बहनों की तरह रहें, ये मेरा कहना है। हम भी दोनों बहनों की तरह रहते हैं, हमारा भी परिवार है। मुझे तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच बोल रही हूँ आपको। बहरहाल सियासत को जो करना था तो उसने कर दिया। अब दोनों प्रत्याशी घर घर जाकर अपने दावों और वादों से वोटरों को रिझाने में जुट गए हैं। चुनाव में ऐसी स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है और जब ऐसी स्थिति बनती है तो वोटरों के मन में भ्रम की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। आशीष जैन, नरसिंहपुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव में इस बार पारिवारिक लड़ाई राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ा दी है। श्योपुर के विजयपुर नगर परिषद में कई उम्मीदवारों के खिलाफ उन्हीं के परिवार का सदस्य ने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान एक तरफ सियासी दलों के बीच खींचतान चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक सदस्यों के बीच भी सियासी जंग छिड़ी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्योपुर जिले के विजयपुर नगर परिषद की, जहां वार्ड नंबर 8 में भाजपा प्रत्याशी संजू नामदेव को टक्कर देने के लिए उनकी ही देवरानी सूरज निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं। खास बात यह है कि सूरज को लोगों की काफी सिंपैथी मिल रही है। वजह है, सूरज के पति का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। वह आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोर बताई जा रही है। इन हालातों में उनकी जेठानी संजू को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा की प्रत्याशी हूँ। भाजपा साफ और स्वच्छ लोगों के, सभी के लोगों पर विश्वास जताती है और भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया है। अगर मेरी जेठानी चुनाव लड़ रही है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। यह तो सब चलता रहता है और भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगी। उधर विजयपुर के ही वार्ड 3 में कांग्रेस प्रत्याशी मंजू आदिवासी को अपने ही सौतन रानी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रानी मंजू आदिवासी के पति नारायण आदिवासी की पहली पत्नी हैं, जो मंजू के खिलाफ वार्ड में प्रचार कर रही हैं। वो लोगों से कह रही हैं, जिस महिला ने उसका घर तोड़ दिया वह दूसरों का भला कैसे कर सकती है। प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरी जेठानी भी चुनाव लड़ रही है। उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। भाजपा ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगी। विजयपुर नगर परिषद में वार्ड के इस चुनाव में देवरानी और जेठानी का चुनाव ही नहीं बल्कि सौतन के विरोध में हो रहे प्रचार की भी चर्चा जोरों पर है, जिससे भाजपा और कांग्रेस के टिकट लेने वाली महिला प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ गई है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी और किसे हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन घर के इस घमासान के चर्चे राजनीतिक गलियारों से लेकर विजयपुर ही नहीं बल्कि पूरे श्योपुर जिले में होने लगी है। दीपक दंडोतिया, श्योपुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरदा शहर के वार्ड नंबर 14 पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस वार्ड से सास और बहू चुनावी मैदान में हैं। सास जुबैन निशा पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो बीजेपी ने बहू को मैदान में उतार दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरदा के बीचों बीच स्थित वार्ड नंबर 14 में इस बार का मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि सास बहू के बीच भी है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट दिया है। 1850 वोटर्स वाले इस वार्ड में अभी तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। निकाय चुनाव के इतिहास में यहाँ सिर्फ एक बार बीजेपी का पार्षद चुना गया है। पिछले कार्यकाल में इस वार्ड से कांग्रेस से सईद खान मुन्ना पटेल पार्षद थे, लेकिन इस बार महिला वार्ड होने की वजह से कांग्रेस ने पूर्व पार्षद की पत्नी जैबुन निशा पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने जैबुन निशा के भतीजे इमरान की पत्नी अफसाना बी को अपना उम्मीदवार बना दिया। जी, वो मेरी सास है, वो उनकी जगह पे है। मैं कुछ विकास करना चाहती हूँ, मैं परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए मैदान में उतरी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले वाले मुझे
भारी बहुमतों से जिताकर और अपने मोहल्ले का बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जो 10 सालों में नहीं हो पाया वो मैं चुनाव लड़कर आगे बदलाव बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी अफसाना की सास जैबुन निशा पटेल का कहना है कि रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में हम उनके प्रतिद्वंदी हैं। अब मैं क्या सोचूंगी, वो मेरे सामने खड़ी है तो अब तो लड़ेंगे हम चुनाव। अच्छा, जैसे चूंकि परिवार में टिकट है तो आप उनसे बात करती हैं दिन में? नहीं करती हूँ। क्यों बात नहीं करती हैं? अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, वो तो परिवार के हिसाब से चल रहा है, ऐसा मनमुटाव। ऐसी कोई बात नहीं है, बहू है वो मेरे परिवार की है, वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अब वो तो राजनीति में तो थोड़ा सा होता है। सास बहू की इस लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन शहर में इन दोनों के इस सियासी लड़ाई की चर्चा जोरों पर है। प्रवीण सिंह तंवर, हरदा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रदेश के नगर निकायों पर कब्जा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत से जुटे हैं। भोपाल के 12 नंबर बस स्टॉप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के साथ चाय पर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को फ्री में राशन देने की घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब की गरीबी नहीं हटाई। मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े बंगला वालों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे तो बड़े बड़े घर हैं, गरीब का छोटा मकान तो बन जाए जिसमें अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में वो चैन से रह सके। और इसलिए एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश में हो रही है। सामाजिक क्रांति, गरीबों की जिंदगी बदलने की क्रांति। मुझे बताओ, अपने बच्चों में बुद्धि की कमी है क्या? अरे जोर से बताओ, बुद्धि की कमी है क्या? अगर ढंग से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो गरीब का बेटा बेटी पत्थर का है कोई तोड़े, केवल पत्थर ही तोड़े क्या? केवल मिट्टी खोदे क्या? केवल गाड़ी ढोए क्या? अगर उसमें बुद्धि और अकल है तो उसको भी पढ़ के बड़े पद पर पहुंचने का अधिकार है। तो अब उसकी ये फीस उसके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? ये क्रांति है। देखो, हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि पैसा हमारे पास नहीं है। अब हमने तय वो सब जो योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद करके पाप किया था, वो योजना फिर से चालू कर दी है। मेरे भांजे भांजियों, तुमको मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी फीस भरवाने का इंतजाम तुम्हारा मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। ये केवल चुनावी अभियान नहीं है। और मध्य प्रदेश में ये क्रांति मैं करके ही चैन की सांस लूंगा। मेरी जिंदगी का यही मकसद है। तुम्हारी चाय पर चर्चा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ईदगाह हिल्स पर आम सभा को संबोधित किया और सीएम ने कहा कि हम कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया उसका अब प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। मुझे पता चला है कि कुछ लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोज करते हैं क्या? यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे और पुलिस को कह दूंगा कि गुंडों को सही कर दो, मामा का राज है, एक को मत छोड़ो। ये जितने बदमाशी करने वाले, एक को नहीं छोड़ूंगा, चेतावनी दे रहा हूं। अगर मेरी जनता को परेशान किया तो घरों को बुलडोजर चलवा दूंगा, चिंता मत करना। अरे आपकी ड्यूटी हालों की आप ध्यान देंगे। कौन अपने सामने आ सकता? दुबला पतला जरूर है मामा, लेकिन गुंडों को सही करके मानेगा, चिंता फिंता मत करना। सीसीटीवी में लगा देंगे।
बुरहानपुर में शनिवार को पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 14 पार्षदों और महापौर प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। सभा को संबोधित करते उन्होंने केंद्र सरकार और एमपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी के आने से बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ गई। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा याद रखे, ये राम और श्याम की जोड़ी है। भाजपा कहती है कि ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, कांग्रेस ये कहती है कि ओवैसी सेकुलर नहीं है। हैदराबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कार्यकारिणी के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और दूसरे दिन की बैठक में बीजेपी आज राजनीतिक प्रस्ताव भी पास करेगी। राजनीतिक प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति पर अभियान चलाने की बात होगी। प्रस्ताव में देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है और उसमें विपक्ष की जिस तरीके की भूमिका है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और इस प्रस्ताव पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चर्चा में भाग लेंगे। और आज बैठक के एक सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने अपने राज्यों में विकास कार्यों का ब्यौरा पेश करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 7 जुलाई को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। मानसून सत्र समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। विधेयक और अनुपूरक अनुमान को दिया जाएगा अंतिम रूप। जिलों में बारिश की स्थिति, बुआई खाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अगली खबर, सीएम भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी दौरा। आज सीएम कोरिया जिले का दौरा करने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोरिया के विकास खंड खड़गवां का करेंगे दौरा। पौंडी गांव भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। बैकुंठपुर के पटना गांव जाएंगे सीएम। बैकुंठपुर में आदिवासी समाज सम्मेलन में शामिल होंगे और शाम में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। बैकुंठपुर में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। और बड़ी खबर है जशपुर से, जहां पर हाथी के हमले में युवक की मौत का मामला सामने आया है। वन अमला मौके पर पहुंचा। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के खारी झरिया की ये पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर जशपुर से, कुनकुरी वन परिक्षेत्र के खारी झरिया की घटना है, जहां पर अब देखा यह जा रहा है कि जो हाथियों का हमला है वो बढ़ता जा रहा है। हाथी के हमले में युवक की मौत का मामला सामने आया है। वन अमला मौके पर पहुंचा। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के खारी झरिया का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। मंदसौर में सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से वार किया है, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। टीआई का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है और इसके बाद इंदौर रेफर किया गया। मौके पर आईजी डीआईजी भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि 27 जून को दलोदा में हार्डवेयर व्यापारी की दुकान में हुई लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पकड़ने पुलिस की टीम गरुड़ थाने क्षेत्र गई थी। टीम ने एक आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन पीछे से उसके 2 साथियों ने टीआई पर चाकू से वार कर दिया। हमले में टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल भर्ती किया गया। स्प्रेड आउट थी आकस्मिक, उसमें टीआई साहब के सामने जो मेन सस्पेक्ट था वो आ गया था। जब उसको बहादुरी पूर्वक टीआई साहब ने उसको अपने कब्जे में हिरासत में लेने की कोशिश करी, उसको कब्जे में पकड़ भी लिया था, बट पीछे से उसके साथियों ने किसी ने आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। टीआई साहब की कंडीशन अभी स्टेबल है। तो सुना आपने ये पूरा मामला, जहां मंदसौर में सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया। टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टीआई का इलाज निजी हॉस्पिटल में किया गया और उसके बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। आप देखिए, हालत काफी गंभीर बताई गई।
मौके पर आईजी डीआईजी भी पहुंची और 27 जून को दलोदा में हार्डवेयर व्यापारी की दुकान में लूट की वारदात के तीनों आरोपियों को पकड़ने पुलिस की टीम गरुड़ थाना गई हुई थी और टीम ने एक आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन पीछे से दो साथियों ने टीआई पर चाकू से हमला कर दिया और इसी वार से टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में टीआई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल भर्ती किया गया है। संवाददाता नरेंद्र धनोटिया जुड़ गए। नरेंद्र, इतने बेखौफ हैं जो बदमाश हैं कि पुलिस की टीम पर तो हमला करते ही हैं, यहाँ पर टीआई अमित सोनी पर चाकू से वार कर दिया। नरेंद्र जी रेनू, बड़ी घटना हुई थी दलोदा में 27 जून को, जिसमें रात्रि 8 बजे 3 नकाबपोश बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे और अली असगर बोहरा जो हार्डवेयर व्यापारी है उनके साथ 2 लाख की लूट की वारदात की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये लूट के जो आरोपी है गरोड़ थाना क्षेत्र में है और यहाँ से पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने टीआई अमित सोनी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर गरोड़ क्षेत्र में भेजी, जहाँ पर एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ भी लिया था, लेकिन पीछे से उसके 2 साथी ने टीआई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको यहाँ पर निजी नर्सिंग होम जो है सिद्धि विनायक में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनकी हालत स्टेबल है और यहाँ से उनको इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल टीआई की हालत खतरे से बाहर है और पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि जो संदिग्ध है उसने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। नाम का खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन एक बड़ी वारदात है, टीआई पर हमला हुआ है और टीआई की इसमें जान भी जा सकती थी। रेनू जी बिल्कुल, जान भी जा सकती थी। जो आरोपी हैं क्या उन्हें पकड़ा जा चुका है या पकड़ने के लिए किस तरीके की कार्रवाई अब? नरेंद्र जी, पुलिस बिल्कुल लगी हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले का खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन जो पुलिस पर हमला करने वाले, टीआई पर हमला करने वाले हैं, वो या उनके आसपास के लोग पुलिस हिरासत में हैं। अभी पुलिस अधीक्षक जब पूरे मामले का खुलासा होगा, पुलिस पूरी तह तक पहुंच जाएगी, तब हो सकता है कि यहाँ पर आईजी संतोष कुमार और डीआईजी सुशांत सक्सेना भी आए हुए पूरे मामले को देख रहे हैं। टीआई की हालत पर भी नजर बनाए हुए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीम रवाना कर दी गई है और पूछताछ जारी है। उसके बाद ही खुलासा होगा कि किस तरह की वारदात आरोपियों ने की थी और इसके अलावा भी टीआई पर जो हमले करने वाला आरोपी है, क्या अन्य वारदात में भी वो शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नरेंद्र।